जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले के बहुचर्चित और सनसनीखेज डालीदा में हत्याकांड के आरोपी के विरुद्ध आरोप तय। विद्वान अदालत में भाऊ अग्रवाल सहित अन्य आरोपी हुए उपस्थित। डीआरएम ने हट्टा रोड एवं बालाघाट स्टेशन का किया निरीक्षण। बालाघाट स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की जगाई उम्मीद। ग्राम में शराबबंदी में कार्य करने वाले को गिरफ्तार कर रही पुलिस। आक्रोशित काम गांव की महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए थाने का किया घेराव। इंस्टाग्राम पर युवती की फर्जी आईडी बनाकर बदनाम करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। जीजा ने अपनी नाबालिग साली के साथ किया दुष्कर्म। अपराध दर्ज होने के बाद से हुआ फरार। फरार आरोपी की विरसा पुलिस के द्वारा सरगर्मी से की जा रही तलाश। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश के अनुसार नेशनल लोक अदालत का किया गया आयोजन। आपसी राजीनामा के आधार पर किया गया प्रकरणों का निराकरण। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश के अनुसार एवं दिनेश चंद्र थपलियाल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के कार्यालय में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार की समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया गया। नेशनल लोक अदालत में कुल 9,171 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें 1,135 प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया। इसमें 2,013 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इन लाभान्वित व्यक्तियों को 4,29,95,190 रुपए की राशि अवार्ड पारित की गई। आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से मोटर दावा दुर्घटना के 27 प्रकरण, दांडिक राजीनामा योग्य प्रकरण कुल 407, 9 वैवाहिक प्रकरण, चेक बाउंस के 45 प्रकरण, व्यवहारवाद के 5 प्रकरण, विद्युत के 7 प्रकरण तथा 41 अन्य प्रकरणों का निराकरण हुआ। इन न्यायालयों में लंबित कुल 541 प्रकरणों में समझौता राशि 2,66,75,055 रुपये की अवार्ड की गई, जिसमें 1,499 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसी प्रकार प्री लिटिगेशन के प्रकरणों में 594 प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 1,63,20,135 रुपये की राशि वसूल की गई। आज की नेशनल लोक अदालत में 21 खंडपीठ का गठन किया गया था, जिनमें न्यायालय के एक अधिवक्ता ने रोड पर मिले 1,40,000 रुपए से भरा बैग उसके मालिक को लौटा दिया। 12 नवंबर को 1 बजे करीब यह घटना उस समय हुई थी। समनापुर निवासी यदुनाथ भोरगड़े पान व्यवसायी मोटरसाइकिल में 1,40,000 रुपए से भरा बैग रखकर बालाघाट आ रहे थे और यह रुपये से भरा बैग भटेरा चौकी स्थित एक मेडिकल दुकान के सामने गिर गया था। उसी समय अदालत आ रहे अधिवक्ता शैलेश पाराशर ने रोड पर पड़े इस बैग को उठाया और रुपए के मालिक की बैग खोज कर रहे थे। तभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अदालत पहुंचे यदुनाथ भोरगड़े को अधिवक्ता शैलेश पाराशर ने उनके रुपये से भरा बैग सौंप दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के डीआरएम मनिंदरजीत सिंह उप्पल का शनिवार को बालाघाट आगमन हुआ। सर्वप्रथम वे हट्टा रोड स्टेशन में फुट ओवरब्रिज का लोकार्पण और गुड सेट निर्माण के उन्नयन के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए।
इसके पश्चात डीआरएम के द्वारा हट्टा रोड स्टेशन व बालाघाट स्टेशन का निरीक्षण किया गया व जिले के उत्तरोत्तर विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। डीआरएम मनिंदरजीत सिंह उप्पल के द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के पश्चात चर्चा के दौरान डीआरएम श्री उप्पल ने बताया कि बालाघाट स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। आने वाला समय इस एरिया के लिए बेहतरीन होगा, इसकी वे आशा दिलाते हैं। आज हट्टा रोड स्टेशन में गुड शेड बनाया गया, बालाघाट स्टेशन के अल्टरनेट गुड शेड के रूप में बनाया गया है क्योंकि बालाघाट में बहुत ही ट्रैफिक आने लगा है। हम चाहते हैं कि कुछ ट्रैफिक बालाघाट का हट्टा रोड स्टेशन लेकर जाए। इससे फ़ायदा यह होगा कि जो लोग हट्टा रोड स्टेशन लेकर आएंगे उन्हें 20 रुपये का प्रति टन लिमिट दिया जाएगा ताकि लोगों को वहां से उठाकर ले जाने में सहूलियत हो। बालाघाट का स्टेशन का पूरा निरीक्षण कर लिया हमने। बालाघाट में 2-3 चीज़ें जो हैं जो पब्लिक की डिमांड एमपी साहब ने कागज जी ने करी है। एक है एडिशनल एक एफओबी का फुट ओवर ब्रिज। एक जो हमारा एफओबी है अभी ऑलरेडी अवेलेबल है बट एक साइड में है और प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है, तो एक और एफओबी जो है आने वाले समय में निश्चित ही पब्लिक के लिए जरूरी रहेगा और उसकी डिमांड रखी है। और इसको हमने अपने टेक्निकल अमले को बता दिया है कि इसका एस्टिमेट बना के हम लोग प्रपोज करेंगे। इस साल के बजट में इसका प्रपोजल चला जाएगा। से होते हुए गोंदिया जाएगी। गुड्स ट्रेन की बात कर रहा हूँ। मेल एक्सप्रेस अगर गोंदिया को नहीं रोकनी है तो गोंदिया स्टेशन के पूरे यार्ड के ऊपर से वो जाके नीचे उतर जाएगी। इसका मतलब है कि नीचे वाला जो मेन लाइन है उसको कहीं टच नहीं करेगा। तो ये जितना भी डिटेंशन है, अभी डिटेंशन इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो पैसेंजर ट्रेन है वो बालाघाट से चलती है, बिरसोला के आगे जा नहीं पाती बिकॉज गोंदिया में जगह नहीं है। गोंदिया में आज की तारीख में 100 ट्रेन अगर हमें चलानी है तो मैं 140 ट्रेन चला रहा हूँ उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि इस देश को पूरा कोयले का 20 से 25% कोयला जो है हम ढोते हैं, नागपुर डिवीज़न ढोता है और वो पूरा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया, राजस्थान और गोंदिया के बियॉन्ड जितना भी महाराष्ट्र है पूरे पावर प्लांट को कोयला यहाँ से जाता है। कोयले को भेजना है। साथ में मेल एक्सप्रेस ट्रेन पूरी रिस्टोर कर दी है। पैसेंजर ट्रेन हमने बहुत चला दी, जैसे आपको पता है कि 8 पेयर मतलब 16 ट्रेन तो मैं यहीं रोक रहा हूँ बालाघाट में, तो हर जगह हमने ये पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस कर दी है। तो ये मिला के जो हमारा कैपेसिटी है वो पूरी ओवर बुक हो चुकी है। तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम थोड़ी रहेगी, तो आपको हमारा साथ देना है क्योंकि कहीं पे भी अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य होता है तो कुछ विघ्न पड़ता है। कहीं आरओबी बनता है, आपकी सड़क में काम बन रहा है, ऊपर मेट्रो बन रही है तो विघ्न पड़ता है। उस विघ्न को आपको बर्दाश्त करना है। कुछ आने वाले समय में जैसे ही ये धीरे धीरे होता जाएगा, आने वाले समय इस एरिया के लिए बहुत बेहतरीन होगा, ये मैं आपको आशा दिलाता हूँ। और देखिए, आज जो डीआरएम साहब का कार्यक्रम है वो हमारा हट्टा पर गुड सेट को प्रारंभ करने का था। आपको पता है कि बालाघाट में आने वाले समय में सारे ओवर ब्रिज बनना है और जिस तरह से यहाँ पर हमारे गुड्स के कारण से सीमेंट और सब उतरने के कारण से जितना डस्ट और सब होते रहा है, तो उन सब की चीज़ में जैसे हमारे ब्रिज बनने का काम प्रारंभ होगा तो कंजेशन काफ़ी बढ़ेगा। इसलिए हमने एक गुड सेट जो पूर्व से निर्मित था हट्टे का, उसको और एक्सपांस करके उसको आज की तारीख में जितना गुड्स हमारा बालाघाट आता है उसको शुभारम्भ करने का काम आज हमने उसको हट्टा पे किया। और वहाँ पर हमारा एक फुट ओवर ब्रिज बनाया है, उसका शुभारम्भ पब्लिक के लिए वहाँ पर किया है। उस कार्यक्रम के तहत आए थे। फिर इसके अलावा आज क्योंकि हमारा बालाघाट का स्टेशन पुराना है, काफ़ी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, बहुत सारे हमारे गुड्स का भी यहाँ पर प्रॉब्लम था क्योंकि काफ़ी गुड्स से गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉफिट होता है। फिर जनता की सुविधाएं, उन सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है और भ्रमण करके जैसा पिछले समय मांग थी कि हमारे इंडिकेटर लगे पैसेंजर्स के लिए, तो सारा पैसेंजर्स का इंडिकेटर लगा दिया जिसके कारण से जनता को सुविधा हो गई। एक एफओबी की मांग थी तो उसके संबंध में भी पूरा देख लिया, लगभग वो भी हमारा प्रपोजल बन के जाएगा, उसकी स्वीकृति में आएगा, आगे भी आपको डीआरएम साहब जानकारी देंगे। फिर गुड्स के लिए जो प्लेटफार्म है ख़राब हो गया, टूट फूट गया, उसको नया करना। दूसरा प्लेटफार्म हमको दूसरा एक टिकट काउंटर स्टार्ट करने की लंबे समय से बालाघाट की मांग चलती आई है, तो उसको हम सेकंड साइड पर एक टिकट काउंटर उधर जनता के लिए ओपन करना, तो उसके लिए जितना निर्माण करना है, गुड्स के लिए जितना इनको सीमेंट सड़क और इनको सीधा रेक तो इनकी गाड़ियाँ लग सकें,
तो उसके दृष्टि से भी करना। तो इस तरह से का जो भी कमियां अभी हमें यहाँ दिख रही हैं उन सब की मांग है। फिर इन सब के अलावा हमारी जो आपने कहा ना ट्रेन लेट हो रही है, ट्रेन लेट होने का कारण जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारी गाड़ियाँ ज्ञापन दिया था आपने, किस संबंध में ज्ञापन दिया है डीआरएम साहब? बालाघाट से जो सीधी ट्रेन की मांग है, जिसमें हम ये मांग लगातार करते आ रहे हैं कि कटंगी तिरोड़ी होते हुए तुमसर भंडारा इतवारी तक एक सीधी ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि बालाघाट से इस मार्ग से जो दूरी है वो 165 किलोमीटर के लगभग है और गोंदिया होते हुए जितनी भी ट्रेनें जाती हैं वह सारी ट्रेनें या तो लेट हो रही हैं या उपयोगहीन हो रही हैं। बालाघाट के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि बालाघाट से सीधी कटंगी तिरोड़ी होते हुए इतवारी तक ट्रेन चलाई जाए। साथ ही जो गढ़ा तक जो ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन को जबलपुर मुख्य स्टेशन तक चलाया जाए। साथ ही सुबह और शाम के वक्त एक लोकल पैसेंजर ट्रेन बालाघाट से गोंदिया बालाघाट होते हुए जबलपुर की ओर प्रतिदिन पैसेंजर लोकल ट्रेन चलाई जाए। इन 3 प्रमुख मांगों के अलावा हमने यह भी मांग रखी है आज डीआरएम महोदय के समक्ष कि यहाँ पर जो ऑटो स्टैंड के लिए जो शेड का जो पैसा था वो पिछले 2 बार आवंटित किया गया, लेकिन शेड निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। तो ऑटो रिक्शा चालकों के लिए जो स्टैंड की मांग है उस पर ध्यान देते हुए यहाँ माल धक्का के बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बड़े बड़े शेड तो बनाए दिए जाते हैं, लेकिन गरीब जो ऑटो चालक जो शिक्षित बेरोजगार आज के दिनांक में ऐसे शिक्षित बेरोजगार हैं जो ऑटो के माध्यम से अपनी जीविकापार्जन कर रहे हैं, उनके लिए एक यहाँ पर शेड का निर्माण करके उन्हें यथाउचित स्थान पर स्थान दिया जाए। वाराणसी के गायत्री मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन 12 नवंबर को श्री राम मंदिर से 108 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन गायत्री मंदिर में किया गया। आपको बताया कि नगर में पहली बार 108 भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 12 नवंबर से प्रारंभ होकर 18 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाने हैं, जिसके तहत नगर के प्राचीन और ऐतिहासिक बड़ा श्री राम मंदिर से कथा प्रारंभ के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 108 कलश लेकर यजमान निकले, जिन्होंने नगर के विभिन्न चौक चौराहों और गलियों का भ्रमण कर विजय स्तंभ चौक पहुंचे, जहां से लालबरा रोड होते हुए गायत्री मंदिर में शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान रथ पर भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के जीवन झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं एक रथ पर भगवान श्री धाम वृंदावन के रसिया भगवताचार्य श्री हित ललित वल्लभ नागाचार्य विराजित थे, जिनके साथ करीब 108 से अधिक ब्राह्मण गणों का जत्था आकर्षण का केंद्र रहा, जिन्होंने पूरे नगर का भ्रमण किया। शोभा यात्रा के समापन के पश्चात 108 निर्धारित यजमानों के 108 ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से मूल पाठ पूजा संपन्न कराई गई। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महोत्सव प्रसंग सुध शौनकादिक मुनि संवाद के साथ प्रारंभ किया गया, जिसमें श्रीधाम वृंदावन से पधारे रसिक भागवताचार्य श्री हित ललित वल्लभ नागाचार्य के द्वारा व्यास आसन से श्रीमद् भागवत कथा का रहस्यमय वाचन किया गया। बीती रात नगर के अंबेडकर चौक से बस स्टैंड की ओर जा रहे एक बेलगाम कार ने काली पुतली चौक स्थित यातायात पॉइंट छतरी को ठोस मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। जब कार चालक बस स्टैंड होते हुए बुड़ी की तरफ जाने लगा तो उसे यातायात पुलिस ने रोक लिया और उसकी कार लॉक कर दी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन बीती रात हुई यह घटना किसी बड़े मामले को अंजाम दे सकती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर समन शुल्क की वसूली की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सफेद रंग की बेलगाम कार क्रमांक MP 51 CA 0911 बुड़ी निवासी किसी गोमेंद्र खंडेलकर की बताया जा रहा है कि श्री खंडेलकर के शुक्रवार की रात करीब 9 बजे अंबेडकर चौक से बुड़ी की तरफ कार में सवार होकर जा रहे थे। उसी दरमियान थाने के पास उनकी कार का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जहां किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए वाहन चालक के द्वारा काली पुतली चौक स्थित यातायात पॉइंट छतरी को ठोस मार दी गई, ताकि कार किसी तरह रुक जाए और बड़ी दुर्घटना होने से बची रहे।
उधर मामले की सूचना मिलने पर यातायात पुलिस ने वाहन को बस स्टैंड में रोककर उसे लॉक कर दिया, जहां यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने MB एक्ट 184 के तहत प्रकरण बनाकर वाहन चालक से 3,000 रुपये का समन शुल्क वसूला गया, जहां संपूर्ण कार्रवाई होने के पश्चात वाहन को छोड़ा गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इस पूरे मामले में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है, जिससे समन शुल्क की वसूली कर वाहन छोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी वाहन चालक ब्रेक फेल होने की बात कह रहा था, जिसके चलते उसने यातायात पॉइंट 1 की एक छतरी को ठोस मारकर क्षतिग्रस्त किया था। मामले में वैधानिक कार्रवाई कर वाहन छोड़ा गया है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस लाइन स्थित सभागृह में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति संवेदनशीलता विषय पर 2 दिवसीय रेंज स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका समापन रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा। जहां सेमिनार के पहले दिन शनिवार को सेमिनार में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को मानव अधिकार आयोग मित्र श्रीमती फिरोजा खान के द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा करने और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की जानकारी दी। मानव अधिकार जागरूकता पर आयोजित इस सेमिनार में शामिल पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कई विषयों पर बारी बारी से अपनी बात भी रखी। वहीं संबंधित विषय के नियम कानून फायदे व नुकसान का आकलन करते हुए उसमें पुलिस की भूमिका उनकी जिम्मेदारियों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। तो वहीं मानव अधिकार आयोग मित्र श्रीमती फिरोजा खान ने भी पुलिस को अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के महिला पुरुषों के विभिन्न अधिकारों की जानकारी देते हुए उनका संरक्षण किए जाने की बात कही। एक अध्याय को जब स्टडी करेंगे तो आपको हर आयोग के बारे में जानकारी होगी और आपको अपने अधिकारों के और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होगी, है ना। अनुच्छेद जितने भी अनुच्छेद उठा के देखो, आप देखो अगर हम बाल अधिकारों की बात करें तो बच्चों को बहुत से अधिकार मिले कि उनको शिक्षा का अधिकार मिला है, उनको अच्छा जीवन जीने के लिए कौन से अधिकार मिले, उनको स्वास्थ्य के अधिकार है। लेकिन आज क्या बच्चों को अच्छा पोषण मिलता है? उसके अधिकारों का हनन होता है ना। तो उसके लिए कर्तव्य बहुत मायने रखते हैं। कर्तव्य किसका है? जिम्मेदार अधिकारी का है, प्रशासन का है, कि वो इस तरह से देखे कि इस तरह के बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो, है ना। एक जिले के बिरसा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग साली को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया और पत्नी बनाकर साथ रखने के बाद उसे मारपीट करके भगा दिया। हाल ही में इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर बिरसा पुलिस ने उसके जीजा विनोद पिता सनपू यादव 28 वर्ष ग्राम कन्या निवासी के विरुद्ध इस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की और अपराध दर्ज होने के बाद से यह आरोपी फरार बताया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह लड़की अपने नाना नानी के साथ रहती। पिछले वर्ष यह लड़की अपने मामा बहन की डिलीवरी होने के कारण काम काज करने के लिए उसके गांव कन्या चली गई थी। यहां पर इस लड़की की बहन के पति यानी उसके जीजा विनोद यादव ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ वह दुष्कर्म करते रहा, जिससे यह लड़की गर्भवती हो गई थी। गर्भवती होने के बाद विनोद यादव ने इस लड़की को पत्नी बनाकर रखूंगा कहकर उसे अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद मजदूरी करने ले गया। इस दौरान इस लड़की ने एक लड़के को भी जन्म दिया, किंतु उसकी मौत हो गई। बताया गया कि हैदराबाद में विनोद यादव इस लड़की को काफ़ी मारपीट करते रहता था और उसके द्वारा डरा धमकाने के कारण यह लड़की हैदराबाद से अपने घर वापस आ गई थी। घटना के संबंध में उसने अपने माता पिता को बताई। 11 नवंबर को लड़की अपने परिवार के साथ बिरसा थाना पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। बिरसा पुलिस ने इस नाबालिग लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके जीजा विनोद यादव सनकू यादव 28 वर्ष ग्राम कन्या निवासी के विरुद्ध धारा 376, 506 भारतीय दंड विधान की और धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। बताया गया कि अपराध दर्ज होने के बाद से यह आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ग्रामीण थाना नवेगांव में शनिवार की सुबह उस वक्त हंगामा मच गया जब समनापुर के आमगांव निवासी 2 सैकड़ा से अधिक महिला पुरुष ने शराब मुक्ति अभियान के तहत नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव कर लिया, जिन्होंने इस अभियान के तहत शराब मुक्त गांव बनाने में सहयोग करने वाले ग्रामीणों पर दर्ज हुए मामले हटाए जाने की मांग की। जिन्होंने इस अभियान के तहत शराब मुक्त गांव बनाने में सहयोग करने वाले ग्रामीणों पर दर्ज हुए मामले हटाए जाने की मांग की।
प्रदर्शन कर रही समूह की महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने गांव में अवैध शराब बेचने वाली महिला नम्रता और संजय नागपुरे नामक पुरुष को शराब खरीदी बिक्री करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जहां उनके बीच हुए विवाद में ग्रामीण थाना पुलिस ने गांव के करीब 25 से 30 लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जबकि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वे लोग शराब मुक्त गाँव बनाने के लिए महिला समूह का सहयोग करते हैं। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस गाँव में शराब खरीदने और बेचने वाले को संरक्षण देकर शराब मुक्त गाँव बनाने वालों को गिरफ्तार कर उन्हें प्रताड़ित कर रही है, जिन्होंने उक्त मामले में फंसे सभी ग्रामीणों को मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। वहीं शराब मुक्त गांव बनाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। हमारे पति को उठा के लाया। क्यों लाए हैं ये नहीं पता। कितने लोगों को उठाया गया है? 4 लोग हैं। किस जुर्म में उठाया गया है ये भी नहीं मालूम हमको। नहीं अच्छा, रोड पर घूम रहे थे, चुपचाप उठाई गाड़ी और लेकर आए हैं। परसों के दिन शाम को, परसों दिन क्या तारीख थी? हाँ, 10 तारीख के 6 बजे से लेके हम लोग गांव में गली गली मतलब घूमते हैं कि कोई दारू लेके तो नहीं जा रहा, कोई पी तो नहीं रहा, ऐसे कर पूरी महिलाएं एक साथ रहते हैं। हमने इससे पहले टीआई साहब से बात कर ली थी। टीआई साहब ने बोलते 6 से लेकर 10 तक घूमना, फिर अपने घर चले जाना। किसी के आंगन में जाना, हम किसी के आंगन में नहीं जाते, अपने सड़क घूमते हैं, जो मिलता है उसको पकड़ते हैं और तुरंत टीआई साहब को फ़ोन करते हैं। और बेलदान टोला चौराहे के ऊपर मेन रोड के पास में 4 लड़के शराब पी रहे थे। छोटी सी ऐसी होटल मतलब ढाबा टाइप का है, वहाँ शराब पी रहे थे। मैंने उनको देखा, तुरंत टीआई साहब को फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला कि टीआई साहब को हमने खरीद लिया है। इससे पहले हमने टीआई साहब से बात कर लिया है कि हम यहाँ नशा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अपने घर में कर रहे हो, तो हाँ बोले। लेकिन हमने तुरंत फोटो खींच के भेजा टीआई साहब को कि सर देख लीजिए, ये लोग चौक में बैठ के नशा कर रहे हैं और महिलाओं को गाली दे रहे हैं। लेकिन टीआई साहब ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए किए है कि कल वो मंगल और नम्रता को हमने घर में देखे, उसको ये करे, पुलिस आई और उनको लाई यहाँ पर। पुलिस ने उनके साथ क्या की क्या नहीं, और हमारे बच्चों को, हमारे पतियों को, सबके नाम से 25-30 जन के नाम से रिपोर्ट डाले है। वो रिपोर्ट हमारी कटना चाहिए और सब बरी होना चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए। वाराणसी नगर के गांधी बाल उद्यान में 12 नवंबर को बचपन प्ले स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा बाल दिवस मनाया गया, जिसमें बचपन प्ले स्कूल के समस्त बच्चे व स्टाफ गांधी बाल उद्यान पहुंचे, जहां मेंढक दौड़ व अन्य खेलकूद के कार्यक्रम, नृत्य सहित अन्य कार्यक्रम करवाए गए, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा भाग लेकर मनोरंजन किया गया। इस दौरान उन्होंने घर से बनाकर लाए हुए व्यंजनों का भी स्वाद लेकर अपनी पिकनिक पूरी की। आज बचपन प्ले स्कूल हमारे स्कूल द्वारा बच्चों को गार्डन में लेकर आया गया है पिकनिक के लिए। ये काफ़ी सालों से हमारे यहाँ पे चलते आ रहा है कि हम लोग 14 नवंबर के आसपास बच्चों को गार्डन लेकर आते हैं और एक फिजिकल एक्टिविटी है जो बच्चों को यहाँ लाके करवाई जाती है। गार्डन सभी के पेरेंट्स लेकर के आते हैं, बट यहाँ पर एक स्कूल कैंप द्वारा हम लोग के द्वारा यहाँ पर लेकर आया जाता है, जिसमें बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं और एक इन लोग को फ्रीडम हम लोग एक पूरे दिन के लिए देते हैं। और इसके लिए यहाँ का जो नगर पालिका प्रशासन है उन्हें भी हमारी काफ़ी मदद करते हैं, जो गार्डन को पूरे टाइम इन लोग 2-3 घंटे के लिए खाली करके देते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि यहाँ के लिए है। इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं शहर का भी, और जो सपोर्ट पेरेंट्स से हमको मिलता है। इस साल हम वाराणसी नगर स्थित न्यायालय में 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें मां सरस्वती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया, जिसमें कुल 6 खंडपीठों का गठन किया गया, जिसमें विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा एवं क्षतिपूर्ति, आपराधिक शमनीय विविध आपराधिक प्रकरण, NI एक्ट, धारा 125, MJCR, अन्य सिविल मामलों का निराकरण कर राशि वसूली गई, जिसमें कुल 6 खंडपीठों में कुल 162 प्रकरणों का निराकरण कर 63,25,706 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। युवती के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर नाबालिग सहित अन्य महिलाओं की फोटो अपलोड कर उस पर गंदे गंदे कमेंट्स करने और फोटो के नीचे फोन नंबर डालकर प्रार्थी और उसके परिजनों को परेशान करने वाले एक आरोपी को लामता पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी का नाम जिला सिवनी थाना धनोरा ग्राम कड़वे थावरी निवासी 27 वर्षीय अरविंद उर्फ छोटू पिता मुन्नालाल पंद्रे बताया गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 509, IT एक्ट की धारा 67 और पास्को एक्ट 3/4 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है, जिसके पास से घटना के प्रयुक्त की जाने वाले मोबाइल को जब्त कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला सिवनी धनोरा निवासी आरोपी अरविंद उर्फ छोटू पंद्रे शादीशुदा है, जो प्राइवेट तौर पर कार्य करता है। आरोपी शिकायतकर्ता के दूर का पहचान वाला बताया जा रहा है, जो जिला सिवनी में पदस्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर प्रार्थी की नाबालिग भतीजी युवती और अन्य महिलाओं के सहित परिजनों की फोटो अपलोड करता था। साथ ही उस फोटो के नीचे फोन नंबर डालकर फोटो पर गंदे गंदे कमेंट किया करता था, जिसमें लामता निवासी प्रार्थी काफी परेशान थे, जिन्होंने मामले की शिकायत लामता पुलिस में दर्ज कराई थी। वहां से कुछ बात नहीं बनी तो प्रार्थी ने कलेक्टर कार्यालय, SP कार्यालय, महिला थाना और साइबर सेल बालाघाट में इस मामले की शिकायत की थी, जहां कुछ दिनों बाद साइबर सेल से मिले लोकेशन के आधार पर लामता पुलिस ने सिवनी निवासी उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है, जिस पर लामता पुलिस ने घटना में प्रयोग होने वाले मोबाइल को जब्त किया। बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आए यह आरोपी लंबे समय से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी पर फोटो अपलोड कर उसे कई मोबाइल ग्रुप में फॉरवर्ड करता था, जिसके इस हरकत से शिकायतकर्ता और उसके परिजनों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही उनकी जहां तहां बदनामी भी हो रही थी, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। कई लोगों के मोबाइल पे गंदा गंदा हमारी घर की फोटो, लड़की से, बहू से, पत्नी से, भाई से, सबकी फोटो डाल करके गंदा गंदा लिख करके इंस्टाग्राम में बहुत दिनों से परेशान कर दिया। हम लोग हो गए परेशान। बहुत दिन यानी कब से? लगभग ये 5-6 महीने से। अच्छा, फिर इसके बाद लामता थाने में मैंने FIR शिकायत दिया था। कब? 1 महीना पहले। उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ समझ नहीं आया तो बालाघाट गया, महिला थाना में भी गया, कलेक्टर के पास भी गया। उसके बाद फिर साइबर सेल में भी फिर अपना आवेदन दे करके फिर उसके बाद फिर 15 दिन 3 महीने का टाइम देने के बाद लगभग 3 महीने के पहले रिपोर्ट साइबर से आई और उसके बाद 2 दिन पहले फिर हम लोग FIR दर्ज कराने के बाद फिर कल लामता पुलिस जा कर के अपराधी को पकड़ के लाई। विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत में जिले के बहुचर्चित और सनसनीखेज डाली दमाई हत्याकांड के मुख्य आरोपी भाऊ अग्रवाल सहित 11 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर दिए गए। 12 नवंबर को विद्वान अदालत में इन आरोपी के विरुद्ध आरोप तय करने के दौरान भाऊ अग्रवाल के अलावा अन्य आरोपी न्यायालय में उपस्थित रहे। इन आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय होने के साथ ही इस सनसनीखेज और बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई इस विद्वान अदालत में शुरू कर दी गई। इस मामले के मुख्य आरोपी भाऊ अग्रवाल जेल में है और अन्य आरोपी जमानत पर है। आपको बताया कि 28 फरवरी की रात्रि 11:30 बजे जब डाली दमाई ग्राम गोंगलई स्थित भोले बाबा के मंदिर में सो रहे थे, तभी विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष भाऊ अग्रवाल सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने बलवा कर भाऊ अग्रवाल ने डाली दमाई पर चाकू से वार कर दिया था और अन्य आरोपियों ने डाली दमाई को लाठी डंडे से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। डाली दमाई का जवाई योगेश मोहारे सहित अन्य लोग आए। 3 हमलावरों ने योगेश मोहारे की कनपट्टी पर बंदूक तान दी और मारपीट की थी, जिससे योगेश मोहारे भी घायल हो गया था। 3 मार्च को डाली दमाई की गोंदिया के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भाऊ अग्रवाल उर्फ संजीव अग्रवाल, वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर बालाघाट, अविनाश लिल्लारे ग्राम गायखुरी, रियाज मोहम्मद ग्राम गायखुरी, महेश उर्फ छोटू बिसेन ग्राम गायखुरी, संदीप कावरे ग्राम गायखुरी, हेमंत उर्फ तूफान रणगिरे ग्राम कोसपी, हेमंत उर्फ तूफान रणगिरे ग्राम कोसमी, प्रथम बैस नर्मदा नगर बालाघाट, वीरेंद्र उर्फ वीरू सूर्यवंशी नर्मदा नगर बालाघाट, उदय अमाडारे नर्मदा नगर बालाघाट, हर्ष उर्फ गोलू वाघाड़े के विरुद्ध धारा 147, 148, 307, 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले का मुख्य आरोपी विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री ललित पारदी अभी तक फरार है। उसकी
साजिश और षड्यंत्र के तहत डाली दमाई की हत्या की गई थी। 31 मई को ग्रामीण थाना प्रभारी प्रदीप कुमार खन्ना ने 90 दिन के भीतर इस सनसनीखेज हत्याकांड का 269 पृष्ठीय अभियोग पत्र विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री ललित पारदी के फरारी में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भूपेंद्र सिंह की अदालत में पेश किया था। इस मामले में 43 गवाह बनाए गए हैं। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 307, 302, 120 बी और 109 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज है। 20 जून 2022 को विद्वान सत्र न्यायालय बालाघाट से इस मामले में चालान विधिवत विचारण हेतु विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत में अंतरित किया गया था। विद्वान अदालत में इस मामले के चलते 12 नवंबर को इस मामले में मुख्य आरोपी भाऊ अग्रवाल सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए गए। इस दौरान भाऊ अग्रवाल सहित अन्य आरोपियों के न्यायालय में उपस्थिति रही। विद्वान अदालत में भाऊ अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट जबलपुर के अधिवक्ता संजय शर्मा, बालाघाट से अधिवक्ता पीयूष ब्रह्म के अलावा अन्य आरोपियों की तरफ से अन्य अधिवक्ताओं ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। वहीं शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र देशमुख के अलावा अभिजीत बापट ने भी अपने तर्क प्रस्तुत किए। विद्वान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के द्वारा पेश की गई दलील सुनने के बाद इस मामले में आरोपी भाऊ अग्रवाल उर्फ संजीव अग्रवाल के विरुद्ध धारा 147, 148, 120 ख, 302, 324, 109 भारतीय दंड विधान एवं धारा 25(1) बी आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए। वहीं अन्य आरोपी के विरुद्ध धारा 147, 148, 120 ख, 302, 324, 109 भारतीय दंड विधान के तहत आरोप तय किए गए। इसी के साथ अब विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत में जिले के इस सनसनीखेज और बहुचर्चित डाली दमाई हत्याकांड की सुनवाई शुरू कर दी गई है।